नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया तमाम अहम और बड़ी खबरों का जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीबीआई चीफ की तर्ज पर ही देश में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की होगी नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, पीएम, चीफ जस्टिस और नेता विपक्ष की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे नियुक्ति। 2 महीने में अदानी मामले में हिंडनबर्ग के आरोप की जांच पूरी करे सेबी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए बनाई एक्सपर्ट कमेटी। केवी कामत, नंदन नीलेकणी जैसे दिग्गज होंगे शामिल। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में बिकवाली, आईटी, ऑटो, बैंकिंग शेयरों में गिरावट, एफएमसीजी, इंफ्रा शेयरों में दबाव। मिड और स्मॉल कैप में दायरे में कारोबार, सेंसेक्स 502 और निफ्टी 129 अंक गिरा। नागालैंड और त्रिपुरा में बीजेपी गठबंधन को पूर्ण बहुमत। मेघालय में फंसा है पेच, लेकिन संगमा की एनपीपी सबसे आगे। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में पूर्वोत्तर की पार्टियां। ग्लोबल गवर्नेंस हुआ फेल। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध, ग्लोबल वार्मिंग और आतंकवाद के मुद्दे को उठाया। कहा, भारत बनेगा ग्लोबल साउथ की आवाज। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले से। अब देश में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी सीबीआई चीफ की तर्ज पर होगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाते हुए स्वतंत्र पैनल बनाने का आदेश दिया है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल लेते हैं, हमारे साथ असीम मनचंदा इस वक्त जुड़ गए हैं उनसे। असीम, सुप्रीम कोर्ट ने आज मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरी बड़ी नियुक्तियों पर बड़ा फैसला दिया है, क्या कुछ डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। आज संविधान पीठ की 5 जजों की बेंच ने इसके ऊपर अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि इस नियुक्ति में पूरी तरह से पारदर्शिता लाने की जरूरत है। इसके लिए एक इंडिपेंडेंट पैनल बनाए जाने की जरूरत है। जिस तरह से सीबीआई के चीफ का सिलेक्शन होता है, उसी तरह से एक इंडिपेंडेंट पैनल इसमें का सिलेक्शन करेगा। इस पैनल के अंदर प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सीजीआई इसके अंदर मौजूद रहेंगे। साथ ही सीईसी की तरह पे चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल भी कार्यकाल में उनको हटाया नहीं जा सकेगा। इससे उनको लगता है कि कार्यपालिका से चुनाव आयोग को अलग करने की जरूरत है। इससे चुनाव आयुक्त को काफी मजबूती मिलेगी और वो कड़े फैसले ले पाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज अपना फैसला सुनाया है कि एक इंडिपेंडेंट पैनल इसकी नियुक्ति के लिए बनेगा। असीम, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी आपसे जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि अडानी हिंडनबर्ग मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज केवी कामत और साथ ही नंदन नीलेकणी जैसे इंडस्ट्री के दिग्गज होंगे। सेबी को सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। कमेटी 2 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को देगी। वहीं अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। अदानी ने ट्वीट किया कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, मामला तय समय में पूरा होगा, सच्चाई की जीत होगी। और इस खबर पर एक बार फिर चलते हैं असीम के पास, डिटेल से समझते हैं इस खबर को। असीम, जरा विस्तार से बताएं क्या कुछ है सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला? देखिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में 4 से ज्यादा जनहित याचिकाएं दायर की गई थी और पूरे अदानी हिंडनबर्ग मामले की जांच की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामले की सुनवाई की और 17 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज एम सप्रे की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का फैसला किया। इस कमेटी में 5 सदस्य और होंगे। इसमें ओपी भट्ट, केवी कामत, नंदन नीलेकणी, वो फॉर्मर जस्टिस जेपी देवधर और सुंदरेशन शामिल होंगे। तो ये कमेटी 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने सीलबंद लिफाफे के अंदर देगी। ये कमेटी जांच करेगी कि जो मौजूदा रेगुलेशन है वो पर्याप्त है या नहीं है, निवेशकों को किस तरह से अवेयर किया जा सके, या फिर अगर किसी तरह से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को मजबूत करना है तो उसके लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने की जरूरत है। तो ये कमेटी इसके ऊपर रिपोर्ट देगी। इसके अलावा जो सेबी है उसने कहा था कि उस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जांच सेबी से कहा
कि आप जांच को जारी रखिए कि कहीं सेबी के सेक्शन 19A का उल्लंघन नहीं हुआ, कहीं शेयर प्राइसेस में मैनिपुलेशन तो नहीं हुआ, या फिर कहीं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को लेकर के किसी नियम कानून का उल्लंघन तो नहीं हुआ। तो सेबी से भी 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है जो इस मामले की जांच करेगी, और सेबी इस मामले की जांच पहले की तरह स्वतंत्र रूप से करता रहेगा। और जितनी भी एजेंसीज हैं या फिर सेबी है वो इस कमेटी को रिपोर्ट करेगी और बताएगी कि किसी भी तरह का सपोर्ट जो है इस कमेटी को देगी। बहुत शुक्रिया असीम तमाम डिटेल्स के लिए आपका। और YouTube के जरिए शेयरों में पंप एंड डंप का जो खेल करने वाले हैं उनके खिलाफ सेबी ने कड़ा एक्शन लिया है। सेबी ने 4 चैनलों के जरिए शार्पलाइन और साधना ब्रॉडकास्ट शेयर में गड़बड़ी का पता लगाया है। इस गड़बड़ी में मशहूर एक्टर अरशद वारसी और उनकी पत्नी का नाम भी सामने आया है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल लेते हैं, हमारे साथ यतिन इस वक्त बने हुए हैं उनसे। यतिन बताइए क्या कुछ डिटेल्स है इसकी। देखिए, येस्टरडे सेबी का एक बहुत बड़ा ऑर्डर पंप एंड डंप मामले में आया है और सोशल मीडिया पे जिस हिसाब से छोटे निवेशकों को भ्रमित किया जाता है और उनका फ़ायदा उठा के पंप एंड डंप किया जाता है, उसका संज्ञान लेते हुए सेबी ने एक बड़ा ऑर्डर निकाला है। ऑब्वियसली जो डिसजॉर्जमेंट अमाउंट है वो 50 करोड़ रुपए के ऊपर है और यूट्यूब पे प्रमोशनल वीडियोस बना के ये पंप एंड डंप की एक्टिविटी होती थी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सेबी ने लगभग 24 लोगों को जो है एक्शन के दायरे में लिया है शार्पलाइन के मामले में, और साधना के मामले में लगभग 31 लोगों का ऑर्डर में नाम है। ऑब्वियसली साधना मामले में बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी का भी नाम है, अरशद वारसी की पत्नी और एक रिश्तेदार का भी नाम है। और अगर हम बात करें, सेबी ने सभी आरोपियों को कैपिटल मार्केट से बैन किया है। शार्पलाइन में लगभग 12 करोड़ रुपए लौटाने के लिए जो अमाउंट डिसजॉर्ज हुआ है वो करीब 12 करोड़ रुपए का हुआ है, और साधना में लगभग 42 करोड़ रुपए के आसपास का डिसजॉर्जमेंट ऑर्डर सेबी ने पब्लिश किया है। मॉडस ऑपरेंडी समझ लेते हैं। जो शार्पलाइन है, यहाँ मिड कैप कॉल्स और प्रॉफिट यात्रा जैसी यूट्यूब चैनल्स पे भ्रमित करने वाले वीडियोस, मिसलीडिंग वीडियोस जो है बना के शेयर के बारे में बताया जाता था, और 1% से ज़्यादा जिनके पास हिस्सेदारी थी इस कंपनी में उन्होंने माल को बेच दिया, क्योंकि प्रमोशनल वीडियो को देखने के बाद काफ़ी सारे निवेशकों ने, इन्वेस्टर्स ने ये शेयर खरीदे, जिसके कारण उनको नुकसान हुआ। साधना के मामले भी ये हुआ। द एडवाइज़र और मनीवाइज चैनल जो यूट्यूब पे हैं, उनके ज़रिए प्रमोशनल वीडियोस बनाए गए, और ये वीडियोस देखने के बाद जैसे कि प्रीवियस केस में हुआ था, काफ़ी सारे निवेशकों का पैसा नुकसान किया गया। कुछ प्रमोटर और मैनेजमेंट के लोगों ने भी शेयर बेचे, और कुल मिला के अगर हम देखें तो साधना में, जैसे कि मैंने पहले कहा, 42 करोड़ रुपए का जो है गलत फायदा इन पंप एंड डंप ऑपरेटर्स को हुआ, जिसका संज्ञान लेते हुए सेबी ने ऑर्डर्स पास किए। और अब बात बाजार की करेंगे। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में बिकवाली आज रही। सेंसेक्स 502 पॉइंट गिरकर आज 58,909 पर बंद हुआ, तो वही निफ्टी 129 पॉइंट गिरकर 17,322 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा गिरावट आईटी, ऑटो, बैंकिंग शेयरों में रही। रियलिटी, पीएससी शेयरों में खरीदारी रही। मार्केट का पूरा हाल समझते हैं सुमित से। सुमित, बताएं जरा सेक्टर्स का कैसा हाल रहा, कौन से सेक्टर में किस तरीके का एक्शन? देखिए, आज इंडेक्स वाइज अगर बात किया तो थोड़ा बहुत प्रेशर लास्ट आवर में माउंट होता हुआ दिखाई पड़ा। फ्रंट लाइन इंडेक्स पे भी मिड कैप स्मॉल कैप जो फ्लैट थे वो भी फ्लैट टू नेगेटिव टोन की तरफ अब जाते हुए दिखाई पड़े। लेकिन जो स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी है उसमें आज लीड कर रहे थे इंडेक्स में अदानी पोर्ट। अदानी समूह के शेयरों में ही खरीदारी थी। इनफैक्ट 3.5% ऊपर अदानी पोर्ट, कोल इंडिया 2% ऊपर, बीपीसीएल 1.5% ऊपर, अदानी इंटरप्राइजेस करीब 3.5% की तेजी यहाँ देखने को मिली। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में मारुति नंबर्स के बाद 2.5% की गिरावट यहाँ पर। एक्सिस बैंक 2.5% नीचे, टीसीएस करीब 2% नीचे, और एसबीआई लाइफ रफली 1.5% की बिकवाली यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप गेनर में लुधा लगातार तेजी में, इनफैक्ट 37% चल चुका है शेयर 3 दिनों के दौरान। अदानी विल्मर 5% ऊपर, अदानी टाटा टेली करीब 5% ऊपर, और आईआरएफसी 3.5% की तेजी यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप लूजर्स में राजेश एक्सपोर्ट्स, यस बैंक, स्कॉट्स कुबोटा और सीजी पावर करीब 2.5 से लेकर 4.5% तक का बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। आज अदानी ग्रुप के शेयरों में तेजी थी, तो अदानी ट्रांसमिशन, विल्मर, पोर्ट, एंटरप्राइजेस सब में ही आप तेजी देखेंगे। इसके अलावा आज आईटी में बिकवाली थी, तो टीसीएस, एलएनटी टेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा 1.5 से लेकर 2% तक की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। और लास्टली रियल्टी अच्छी तेजी में है, तो मैक्रोटेक लीड कर रहा है, साथ ही साथ शोभा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियल्टी, ये कुछ ऐसे नाम जो कि हरे निशान में बंद होते हुए दिखाई पड़े, वहां पर एक कुछ हद तक अच्छा मूव था।
जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके का रहा आज मार्केट का हाल। और अब बात योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि कल विधानसभा को संबोधित करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा परिषद में बजट पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार ने इसकी पुख्ता तैयारी की है और पूरा रोड मैप तैयार है। $1 ट्रिलियन के बारे में चर्चा करते समय हमारे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो कहते हैं कि साहब क्या ये संभव हो पाएगा। हम कहते हैं कौन सा काम है जो संभव नहीं हो सकता है। एक नियति चाहिए, एक नियति के साथ आप काम करेंगे क्यों नहीं संभव हो पाएगा। ये संभव होगा। पिछले 6 वर्ष के अंदर की यात्रा क्या आपको संभव नहीं दिखती है क्या? हमने संभव बनाया है और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए प्रदेश में टीम यूपी ने 10 सेक्टर चिन्हित किए हैं जिन पर लगातार कार्य हो रहा है। तो योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में भू माफियाओं को काबू में करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं और इसका फायदा अब प्रदेश को मिलने लगा है। एंटी भू माफिया टास्क फोर्स बनाकर लैंड बैंक तैयार किया है। 64,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर लैंड बैंक के रूप में भू माफियाओं के कब्जे से मुक्त करा करके सत्ता के संकट में करते थे, उनसे मुक्त करा करके प्रदेश का एक भारी भरकम लैंड बैंक बना है। और परिणाम हमारे सामने, जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए किया हमने कार्रवाई की, अंतर देख सकते हैं। इस बार जहां कहीं भी हमारे वरिष्ठ मंत्रीगण, दोनों डिप्टी सीएम और मेरे सभी वरिष्ठ सहयोगी दुनिया के अंदर जिस भी देश में गए, 16 देशों की यात्रा की उन्होंने 21 सिटी कवर किए थे और जिस भी देश में गए हर एक जगह बड़े सम्मान के साथ उनका स्वागत हुआ। और अब बात पूर्वोत्तर में चुनाव के नतीजों की। पूर्वोत्तर में बीजेपी का परचम लहराता दिख रहा है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में जो रुझान सामने आ रहे हैं उनमें त्रिपुरा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। तो वहीं नागालैंड की अगर बात करें तो यहां पर एनडीपीपी और बीजेपी गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। हालांकि मेघालय में त्रिशंकु सरकार के संकेत हैं। पूर्वोत्तर के चुनाव नतीजों को समझते हैं जरा अच्छे तरीके से। हमारे सहयोगी इस वक्त विपिन भट्ट हमारे साथ हैं, उनसे विपिन जी, जो रुझान आ रहे हैं उससे पूर्वोत्तर की क्या तस्वीर बनती आपको दिख रही है? देखिए, तस्वीर काफ़ी हद तक जो है वो बीजेपी के पक्ष में झुकती हुई है, क्योंकि यहाँ पर 2 राज्यों में साफ साफ दिख रहा है कि वो अपनी सरकार बना लेंगे। और जो मेघालय की भी पिक्चर है वहाँ पर थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, उनको हम समझेंगे कि क्या है। एक नज़र डाल लेते हैं टली के ऊपर। तो पहले त्रिपुरा को देखते हैं। देखिए, 60-60 सीटों की छोटी छोटी विधानसभाएं हैं। बीजेपी और उसके अलायंस 33 सीट, यानी कि जो पूर्ण बहुमत का आंकड़ा है उससे आगे निकल चुके हैं। अन्य के पास भी प्रदर्शन बुरा नहीं है, लेकिन उनकी सरकार बन जाएगी। त्रिपुरा में जैसा मैंने कहा 33 सीटें, और इसमें से 32 सीटें जो हैं वो बीजेपी की, और आईपीएफटी जिनके साथ उनका गठबंधन है वो 1 सीट है। तो कोई यहाँ पर दिक्कत उनको नहीं है। अन्य की ये डिटेल है, लेकिन हम दूसरे राज्य की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई संदेह नहीं है कि सरकार किसकी बनने जा रही है। बीजेपी अपने गठबंधन के साथ सरकार यहाँ बना लेगी। बहुमत का आंकड़ा जैसा हमने कहा 31, और उसके आसानी से ये पार निकल गई। लेकिन अब हम नागालैंड की तस्वीर देख लेते हैं। यहाँ पर भी कमल फिर से खिलता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर भी सरकार आसानी से बनेगी। नागालैंड के नंबर आपके लिए लेकर आते हैं कि नागालैंड में किस तरीके का प्रदर्शन रहा है बीजेपी और उसके सहयोगियों का। शायद त्रिपुरा से बात आगे नहीं बढ़ पा रही है यहाँ पे, लेकिन चलिए नागालैंड की तस्वीर भी देख लेते हैं कि नागालैंड में क्या स्थिति बन पड़ रही है। लेकिन जो मेघालय है वहाँ पर बीजेपी ने सीटें ज़रूर जीती हैं, 3 सीटें निकाली हैं, लेकिन उनकी सरकार इससे पहले जो गठबंधन की सरकार ज़रूर थी वहाँ पर, जिसमें बीजेपी का रोल था, लेकिन फिर ये चलिए नागालैंड आ गया। तो यहाँ एनडीपीपी 38 सीट, यानी जो अलायंस है बीजेपी का, वहाँ पर 38 सीटें आ रही हैं, और जो हाफ ए मार्क है वहाँ पर भी वो 31 का ही है, तो उससे काफ़ी आगे। तो यहाँ पर भी सरकार बनना तय है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, और ये बिल्कुल साफ है। नागालैंड के जो पहले के भी रुझान थे उससे साफ लग रहा था कि ये अपनी सरकार बना लेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बात फंसेगी मेघालय में। मेघालय में
बीजेपी पहले सत्तारूढ़ पार्टी के साथ ही थी, लेकिन अब जो चुनाव लड़ा गया वो सबने अलग अलग लड़ा। तो यहाँ एनपीपी 27 सीटें, यहाँ भी 31 का जो है वो मेजॉरिटी मार्क है, लेकिन बीजेपी के खाते में सिर्फ 2 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 4, एआईटीसी 5। अब एनपीपी किसके साथ जाती है? क्या वो बीजेपी को फिर से अपने साथ लेगी? लगता तो नहीं है कि वो इस चीज़ से इनकार करेगी, साथ लेगी, क्योंकि सेंट्रल में रूलिंग पार्टी है। तो और सिर्फ आप देख रहे हैं 2 या ये 3 भी हो सकता है नंबर बदल के, क्योंकि अभी भी वोटों की गिनती जारी है, नतीजे पूरे आए नहीं है, लीड्स हैं कुछ कुछ। तो हो सकता है बीजेपी को फिर साथ ले ले। चुनाव इन सब लोगों ने अलग अलग लड़ा था, लेकिन यहां पर एनपीपी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बना लेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो 2 राज्यों में तो बीजेपी साफ साफ सरकार बनाएगी। मेघालय में वो सरकार का हिस्सा बन भी सकती है और नहीं भी, उम्मीद यही है कि शायद बनती हुई नजर आएगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए और इतने अच्छे तरीके से इसको समझाने के लिए विपिन जी आपका। तो कुल मिलाकर पूर्वोत्तर की कुछ ऐसी तस्वीर, लेकिन अभी फिलहाल गिनती जारी, तो इसलिए संशय की स्थिति बनी हुई है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में क्या कहते हैं चुनाव के नतीजे और विपक्ष के लिए क्या है इससे सबक? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। ए लड़की तेरा नाम क्या है? पूछने वाले पूछे तो बता तेरी पहचान क्या है? तेरा नाम गूंजेगा तो उठेगा एक तूफान, हिलेगी जमीन, मचेगा घमासान। तेरा नाम गूंजेगा जब हर गली हर मकान में फैलेंगी तेरी बातें, हर नुक्कड़ हर दुकान में। पीठ पे सजाए घूमेंगे तेरा नाम, देखेंगे फिर गेम तेरी चोट के काम। सब पीठ पे सजाए घूमेंगे तेरा नाम, देखेंगे फिर गेम तेरी। ये है शुरुआत तेरी, अब हर जुबां पे होगी बात तेरी। देखिए पहला टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग 4 मार्च से जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं आइशर मोटर्स की। दरअसल कभी अगर आप ताज कोलाबा या आमतौर पे मॉल में घूम रहे होंगे तो आपने एक शॉप देखा होगा या एक आउटलेट देखा होगा गुड अर्थ के नाम से। ये गुड अर्थ जो है ये यूजुअली आपको दिखाई पड़ेगा गिफ्ट आइटम के लिए या वेस्टर्न इंडो वेस्टर्न क्लोथिंग के लिए। दरअसल आइशर मोटर की शुरुआत जब हुई थी तब इस कंपनी का नाम था गुड अर्थ और वहां से कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुई। आज जो कंपनी के चेयरमैन हैं सिद्धार्थ लाल, उनकी मदर का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है गुड अर्थ और आज भी वो रिटेल आउटलेट्स के तौर पर आप आमतौर पे देखेंगे भी। तो अक्सर मुंबई में, अक्सर किसी हाई प्रोफाइल मार्केट्स में आपको शायद गुड अर्थ के नाम से कुछ प्रोडक्ट बिकते हुए दिखाई पड़े। अब लौटते हैं आइशर मोटर्स के ऊपर। दरअसल आइशर मोटर की शुरुआत 1948 में हुई थी और तब जब ये गुड अर्थ होती थी तब इसका जो कामकाज होता था वो इंपोर्टेड ट्रैक्टर्स को इंपोर्ट करना, उनके पार्ट्स को इंपोर्ट करना, उसे असेंबल करना और उस असेंबल करने के बाद उसको बेचने का काम ये उस समय पर गुड अर्थ का होता था। धीरे धीरे वो गुड अर्थ से आइशर बनी और आइशर से होते हुए आज आइशर मोटर्स आपके सामने है। मेजरली रॉयल एनफील्ड ज़्यादातर प्रोडक्ट आप उसके देखेंगे। लेकिन और इंटरेस्टिंग फैक्ट में एक फैक्ट ये भी है कि 1959 में इस कंपनी ने एक ट्रैक्टर डिवीज़न जो कि जर्मन ट्रैक्टर कंपनी थी, आइशर ट्रैक्टर, उसको मर्ज करने के बाद बनाया और उसके बाद से ट्रैक्टर कारोबार के अंदर प्रोमिनेंटली इंडिया में एक्सपैंड करते हुए दिखाई पड़े। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक समय पर एक कंपनी के 15 अलग अलग बिजनेस होते थे जिसके अंदर ट्रक्स, मोटरसाइकिल्स, कंपोनेंट्स, फुटवेयर और साथ साथ गारमेंट जैसे कुछ अनरिलेटेड बिजनेस भी थे और जिसकी वजह से एक कंपनी काफ़ी मासिव लॉसेस में थी। रॉयल एनफील्ड जो इस कंपनी का सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है वो एक समय पर लॉस में था और करीब करीब 20 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस आया था। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि सन 2000 में एक ऐसा भी समय आया था जब कंपनी के बोर्ड ने डिसाइड किया था कि वो रॉयल एनफील्ड डिवीज़न को बंद कर देंगे और उस समय पर सिद्धार्थ लाल साहब ने इस कंपनी की कमान संभाली। उन्होंने नॉन रिलेटेड 13 प्रोडक्ट्स को बंद किया और सिर्फ 2 प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया, जिसमें एक था रॉयल एनफील्ड और दूसरा था वॉल्वो आइशर ट्रक्स जिनको आप देखते हैं। इन दोनों पे फोकस करा और मासिवली इस कंपनी के अंदर टर्न अराउंड किया। इनफैक्ट उस समय से लेकर करीब आज तक स्टॉक ने एक जोरदार परफॉर्मेंस भी दिया और एक मासिव टर्न अराउंड स्टोरी बनकर ये सामने भी आया था। साथ ही साथ 2015 में
जो रॉयल एनफील्ड की बिक्री है वो एक ऐसा भी समय देखा है कंपनी ने जब 2000 के अंदर कंपनी लॉस मेकिंग थी, लेकिन 15 साल के अंदर कंपनी ने इतनी मासिव सेल करी कि ये ग्लोबली हार्ले डेविडसन से ज्यादा गाड़ियां बेचते हुए दिखाई पड़ी। तो इस तरह की एक मासिव टर्न अराउंड स्टोरी आपने रॉयल एनफील्ड के अंदर देखी महज 15 साल के अंदर। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आइशर मोटर्स या फिर गुड अर्थ से रिलेटेड आए कुछ और फैक्ट लेकर भी आते रहे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं लम्ब्रेटा स्कूटर के बारे में। दरअसल जो भी लोग अपने 30s, 40s या 50s की रेंज में हैं, उन्होंने स्कूटर के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा और शायद उनके घर में एक लम्ब्रेटा स्कूटर हो भी। तो लम्ब्रेटा के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में पहला फैक्ट ये है कि लम्ब्रेटा इंडियन ब्रांड नहीं है। दरअसल ये एक इटालियन ब्रांड है जिसको इंडिया में इंपोर्ट करके बेचा जाता था और धीरे धीरे करके फिर इसको इंडिया में इसके लाइसेंसेस को होल्ड कर दिया गया। तो लम्ब्रेटा जो कि एक इटालियन ब्रांड है, दरअसल इस कंपनी का नाम, इस प्रोडक्ट का नाम, लम्ब्रेटा का नाम जो है वो इटली का एक मिलान का एक सबब है जिसके नाम पर ये नाम पिक किया गया है और वहीं पर ही मेजरली इसकी शुरुआत हुई थी। तो जिसके बाद धीरे धीरे ये नाम प्रचलन में आया और बाद में लम्ब्रेटा के नाम से फेमस भी हुआ। इनोसेंटी जो इस कंपनी को इस प्रोडक्ट को बनाती थी, दरअसल वो शुरुआत में स्कैफोल्डिंग बनाती थी कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए और कहा जाता है कि वो बड़े बड़े उपकरणों की पार्ट्स से ही उन्होंने इस स्कूटर की शुरुआत की थी। इसीलिए शुरुआती स्कूटर बहुत मजबूत और बहुत भारी भरकम होता था। भारत में ये इसलिए भी प्रचलित था क्योंकि ये पहला स्कूटर था जिसमें 4 लोग आसानी से एक परिवार के बैठ सकते हैं। तो अभी इसका जो ट्रेंड है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा शुरुआत में एक ब्रिटिश कंपनी जिसका नाम था ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया, उसने इसकी असेंबलिंग शुरू की थी इंडिया में और धीरे धीरे करके उसे बेचना शुरू किया। लेटर ऑन 1972 में स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, जिसको जो सरकारी कंपनी थी, उसने इस कंपनी का राइट ले लिया। तब इस कंपनी का नाम लम्ब्रेटा से बदलकर लैम्बी रख दिया गया और उसके बाद उन्होंने इसको बेचना शुरू किया और कुछ और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और प्रधानमंत्री मोदी ने G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत की मजबूत होती स्थिति से दुनिया को आज अवगत करवाया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत G20 की अध्यक्षता के तहत अब ग्लोबल साउथ की आवाज बनेगा। इसी के साथ उन्होंने विश्व के सामने आई चुनौतियों को गिनाते हुए कहा कि पिछले 2 सालों में हर मुद्दे पर मिली विफलता ये बताती है कि ग्लोबल गवर्नेंस अब फेल हो गया है और बहुपक्षवाद अब संकट में है। दरअसल राजधानी दिल्ली में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई जिसमें सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्री मौजूद रहे। यहीं पर प्रधानमंत्री ने अपना ये संबोधन दिया। फाइनेंशियल क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक, टेररिज्म एंड वॉर्स क्लियरली शोज दैट ग्लोबल गवर्नेंस has failed in both its mandates. We must also admit that the tragic consequences of this failure are being faced most of all by the developing countries. After years of progress, we are at risk today of moving back on the sustainable development goals. They are also the ones most affected by global warming caused by richer countries. This is why India's G20 presidency has tried to give a voice to the global south. और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में पेंशन बढ़ाने का विकल्प तो मिल गया है, लेकिन इसके लिए जो हिसाब किताब करना होगा वो बहुत उलझाने वाला है। आज इसी उलझन को सुलझाएंगे कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। ए लड़की तेरा नाम क्या है पूछे